Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Chat. So guys, this is the part number 5th, and in this particular part we will study some applications of the oxidation reaction in our daily life. ठीक है, so आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो कि ऑक्सीजन को आप किसी सब्सटेंस में एड ऑन कर रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप हाइड्रोजन का रिमूवल करा रहे हो किसी सब्सटेंस से, तो सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. और जनरली अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. सो गाइज बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन का ये जो एप्लीकेशन है ये हम इनको डील करेंगे आज. सो फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली जो भी हम क्या कर रहे हैं, फूड को जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. अब वो जो एनर्जी है वो एनर्जी बेसिकली किसके थ्रू होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो हमारा फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6. तो आपको पता है C6H12O6 is the glucose and it is the food molecule. And 6 water are formed here and 6 oxygen molecules are there, right? So now next thing is the bleaching. तो ब्लीचिंग में क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ सिंपली अ सब्सटेंस विच इज़ एबिलिटी टू वाइटन और डीकलराइज अदर सब्सटेंसेज. ठीक है, अगर आपने देखा होगा दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं हमारे क्लॉथ्स पे, कपड़ों वगैरह पे, तो हम ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो क्या करता है, वो उन स्पॉट्स को डीकलराइज कर देता है. ठीक है, सो वही होता है यहाँ पर. ब्लीचिंग जो होते हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, दूसरे सब्सटेंस को डीकलराइज कर देते हैं, राइट. तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं. तो ये भी क्या होता है, सिंपली इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन. Now next thing is the corrosion. Corrosion basically क्या होता है, एक simply a process in which metals are eaten up by the action of the air, moisture or chemical on their surface. देखो गाइज, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर हम मेटल को ऐसे खुला छोड़ दें, काफ़ी टाइम के बाद जाकर क्या हो जाता है, वो एयर के जब कांटेक्ट में प्रॉपर रहती हैं या मॉइस्चर वगैरह के कांटेक्ट में रहती हैं या फिर कोई केमिकल होता है उनके सरफेस पे, तो उसकी वजह से उनके सरफेस पे लेयर डेवलप होने लगती है. ठीक है, अब कॉरोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कॉरोजन अगर आयरन पे लग रही है, मीन्स इसकी कॉमन फॉर्म जो होती है, अगर आयरन मेटल पे लग रही है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग. ठीक है, ये क्या करती है, बेसिकली आपने सुन रखा होगा जंग लग जाना. तो ये जो होता है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और एक टाइप का केमिकल चेंज है, मीन्स परमानेंट चेंज है. अगर एक बार जंग लग गई देन उसको हटाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो उसको रोका जा सकता है, उसके लिए आप कुछ प्रिवेंटिव मैथड्स को फॉलो कर सकते हो. लेकिन ये क्या करता है, ये बिल्कुल आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल वीक बना देता है, उनकी लाइफ स्पैन को, उनके जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी अगर आप मेटल ऐसे ही एयर के कांटेक्ट में ओपन रहेगा तो एयर या मॉइस्चर जो होता है वो उसके कांटेक्ट में जाकर उससे रिएक्ट कर जाता है, एंड उस पर्टिकुलर मेटल के सरफेस पे क्या होता है, एक फ्लेकी सब्सटेंस लाइक वहाँ पर लेयर डेवलप हो जाती है, रेड ब्राउन कलर की वहाँ पर एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट. ठीक है, तो ये केस होता है आयरन का. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली रिएक्शन मैंने लिख रखी है, एंड दिस रिएक्शन इज फॉर द आयरन. ठीक है, 4Fe. यहाँ पर क्या है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे आयरन का यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, एंड दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म. तो दिस इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट्स रस्ट. ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, रस्ट की वजह से जो प्रॉपर कोई भी आयरन या स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी बॉडी जो होती है बिल्कुल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है. एंड इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम पेंट, वार्निश वगैरह. ठीक है, तो वो थोड़े ज़्यादा सही रहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी में बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा एक ऐसी कंडीशन आती है, कोई भी अगर फूड की अगर हम बात करें तो वो फूड जो उनमें फैट और ऑयल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है. आपने देखा होगा चिप्स वगैरह जो होते हैं या फिर कोई और अगर हम फूड ले लें, ऑयली फूड वगैरह, तो अगर थोड़े टाइम के से ज़्यादा के बाद क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसमें क्या हो जाता है, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है. ठीक है, अब वो बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है और वो ख़राब कर देती है पूरे के पूरे फूड को, और अगर हम उस फूड को ले लें तो हमें भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है. तो एक्चुअली में उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं. ठीक है, तो सिंपली कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट. तो
बेसिकली क्या होता है इसमें, वही ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट और ऑयल का, ठीक है। वो फूड जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है तो उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल हो जाती है और टेस्ट आने लगता है उसका बहुत गंदा सा, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, सो नाउ लेट्स सी by which methods we can control the rancidity. So these are some preventives by which we can control the rancidity. First, by applying the food in the refrigerator. देखो होता क्या है कि अगर हम लोग अपने फूड को, अपने खाने को रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे टेम्परेचर तो वहाँ पर वो क्या कर देता है, बिल्कुल लो कर देता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर की आपको कंडीशन पहले से पता होगी, वहाँ पर जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो फूड के स्पॉइल होने के चांसेस जो हो जाते हैं वो भी लेस हो जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव method by which we can control the rancidity, right? Next is by storing food away from the light. तो आप क्या करो, अगर रोशनी वगैरह से दूर रखो फूड को, लाइट से दूर रखो, तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉपर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, देन वी कैन secure the particular food, right? Now next thing is the by storing food in the airtight container. जब आप उसको airtight container में रखोगे तो वो जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फूड नहीं आ पाएगा देन ऑक्सीडेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। नाउ फोर्थ वन इज दी बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन दी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आपने देखा भी होगा हमारे जो अंकल चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं या फिर कुछ और चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को फिलअप करा जाता है एंड उस नाइट्रोजन गैस वो क्या करती है, वो बेसिकली अनरिएक्टिव नेचर की होती है। जब नाइट्रोजन गैस हमारी अनरिएक्टिव नेचर की होती है तो वो रिएक्ट कर नहीं पाती, वो रिएक्ट नहीं कर पाती, दैट मीन्स ऑक्सीजन से तो दूर है ना। तो जब ऑक्सीजन से हमारा पर्टिकुलर फूड ये दूर है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। एंड काफ़ी टाइम तक हम उस फूड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन प्रिवेंटिव मेथड, दैट इज बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड विच कंटेन द फैट एंड ऑयल। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिंपली कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लेट्स सी। So first antioxidant is BHA, that is butylated hydroxyanisole, right? Next one is the BHT, butylated hydroxytoluene. So basically these are two antioxidants which used to control the rancidity, right? So now let's see some questions. Identify the type of the reaction. We have to identify which type of reaction is this. First one, calcium carbonate gives कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है, वहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड गाइज अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ये क्या है, हमारी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन, calcium plus oxygen gives calcium oxide. So this is the combination reaction. Combination reaction में what will happen, two substances combining, two or more than two substances combining to form a single substance, ठीक है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर हमें कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पर दो सब्सटेंस, ठीक है। नाउ थर्ड वन, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर हम क्या करते हैं, हम NaOH को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं इसको, तो Na प्लस OH माइनस में ये स्प्लिट हो जाएगा। एंड HCl की अगर मैं बात करती हूँ तो HCl स्प्लिट होगा H प्लस एंड Cl माइनस में, राइट। सो गाइज व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। आपको पता है कि Na प्लस OH माइनस यहाँ पर है, H प्लस Cl माइनस है, तो फर्स्ट वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो NaCl बन जाएगा एंड H2O बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयन का एक्सटेंजेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो HCl में से Cl को डिस्प्लेस कर दिया है मैग्नीशियम ने, तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया है, तब जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर बन रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है विद कंपैरिजन टू द क्लोरीन, तभी तो उसने डिस्प्लेस करा है। सो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट,
PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या दे रखा है इन्होंने, लेड का नाइट्रेट दे रखा है। जब आप इसको हीट अप कर रहे हो तो आपको लेड का ऑक्साइड मिल रहा है, देन NO2 मिल रहा है और O2 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर इसको बैलेंस करना होगा। अब आप देखो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो गाइस बेसिकली डिपेंडेंस बैलेंसिंग जो होती है रिएक्शन की, उसमें हमको ध्यान देना होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि आपको प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं। इस प्रोडक्ट में आपको 5 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे। 1 ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड वाला है एंड नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और पीछे O के साथ 2 ऑक्सीजन है। सो टोटल ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे। एंड अगर हम रिएक्टेंट साइड की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट में 6 ऑक्सीजन है, राइट। तो अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 2 लगा देती हूँ रिएक्टेंट साइड में मैंने लगा दिया 2। जब मैंने लिख दिया 2 PbNO3 होल ट्वाइस, तो आप देख पा रहे होगे ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ऑक्सीजन 12 हो जाएंगी, इसका मतलब उधर जो है हमारा प्रोडक्ट साइड, वहाँ पर भी हमको ऑक्सीजन 12 करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने क्या करा, 2 टाइम्स ऑफ PbO कर दिया एंड 4 टाइम्स ऑफ NO2 कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो आराम से, आप काउंट कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 12 हो रहे होंगे, ठीक है। 4 2 = 8, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लेड ऑक्साइड के हैं तो 10 हो जाएंगे एंड लास्ट O2 वाले 2 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन 12 हो गए। तो दैट मीन्स बैलेंसिंग यहाँ पर हो चुकी है। सो नाउ आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट साइड में भी 12 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट साइड में भी 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो नाउ रिएक्शन नंबर सेकेंड, FeSO4 ऑन हीटिंग गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमको बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन नंबर के एटम्स को, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है, FeSO4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 5 एंड 3 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 8 ऑक्सीजन हमारा जो है वो प्रोडक्ट साइड में है एंड रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो 4 2 = 8, तो आप क्या करोगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे रिएक्टेंट साइड में। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देन Fe के भी नंबर बैलेंस हो गए एंड ऑक्सीजन के भी नंबर बैलेंस हो गए। तो 2 FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द रिएक्शन राइट the substance oxidized, substance reduced, oxidizing agent and reducing agent. So guys in this particular question we have to simply find out these things, ठीक है। तो हमको इस रिएक्शन में ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो CuO जो है वो क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड वाटर H2 जो है हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जा रहा है, वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है वो क्या हो जाएगा हमारा H2, राइट। एंड सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो जाएगा हमारा CuO, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा एंड सब्सटेंस रिड्यूस जो होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, सिंपल। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हमारा H2, तो H2 ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट अगेन, वही चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा एंड जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपको सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फाइंड आउट करना है। तो MnO2 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है MnCl2 में। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जा रही है, इसका मतलब MnO2 जो है वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। जब MnO2 जो है वो रिड्यूस हो गया तो दैट मीन्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज विल बी HCl एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड विल बी MnO2, right? So guys, this part is over and don't forget to hit the like button, share and subscribe my channel.